सभी दोस्तों को आपके इस दोस्त ओम सिंह का सादर नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके सामने एक मुद्दे पर बात करने के लिए आज आया हूं। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के चलते हम सब अपने-अपने घरों में बंद हैं। हम प्रॉपर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हमने सच में ही लक्ष्मण रेखा खींची हुई है अपने घरों के सामने, एक जिसकी उम्मीद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ, जहाँ एक तरफ हम आप सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनके बाद ये सोचने का विषय है कि क्या लॉकडाउन का ठीक से पालन किया जा रहा है या कराया जा रहा है। यहाँ मैं क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक भांजे हैं राजपाल सिंह, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई जिनकी उम्र है सिर्फ 43 साल। तो 43 साल जो राजपाल जी हैं उनकी उम्र है, उनकी धर्मपत्नी जो गुजरी है उनकी करीब 40 साल। 40 साल की उम्र में जो लेडी गुजर चुकी, मैं खुद उनका मामा उसके अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं होती हैं, कार्य क्रियाक्रम, उसमें शामिल नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन था। और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। इसी तरह के ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब लोगों ने अपनी शादियाँ पीछे हटा दी। ये सारे कारण इसीलिए हैं क्योंकि लॉकडाउन इन फोर्स है। तो जब हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो भारत सरकार की तरफ से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि जब उन्होंने हमारे जो राज्य हैं उनको ये अधिकार कैसे दे दिया कि आप अपने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं सुधारने के लिए अपने राज्यों में स्थित शराब की दुकानें खोल सकते हैं। अरे जब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, बाहर सामान नहीं खरीदने जा रहे हैं, यहाँ तक कि बार्बर तक की शॉप नहीं खुली है, छोटी मोटी दुकानें नहीं खुली हैं, तो आपने शराब की दुकानें खोलकर ये अव्यवस्था फैलाने का काम क्यों किया है। भारत सरकार को चाहिए था कि केंद्र एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसी एडवाइस करती कि आप शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सिर्फ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का डेटा मेरे पास है। कल एक ही दिन में आंध्र प्रदेश में 40 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। दूसरी तरफ कर्नाटका में एक ही दिन में 45 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। अगर आप इन दोनों स्टेट की ही भी बात करें उदाहरण के तौर पर, तो दोनों स्टेटों की टोटल सेल्स को मिला दीजिए, 85 करोड़ रुपीस की सेल्स हुई है शराब की। तो मैं आपके सामने एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रखना चाहता हूँ। आप एक पेन पेपर ले लीजिए और देखिए कि 85 करोड़ रुपए को अगर आप एक आदमी ने 2500 करोड़ रुपए की भी, 2500 रुपया, एक आदमी ने 100 रुपये की भी खरीदी होगी, 200 की भी खरीदी होगी, 1000 की भी, 5000 की भी, अगर एवरेज निकाले कि 2500 रुपये की अगर एक आदमी ने शराब खरीदी है तो 85 करोड़ को आप डिवाइड कीजिए 2500 से, तो ये फिगर आएगी 3,40,000। तो 3,40,000 लोग सड़कों पर थे कल लाइनें लगा लगाकर शराब खरीदने के लिए। ये मैं सिर्फ 2 स्टेट की बात कर रहा हूँ। भारत में कितने स्टेट हैं, कितने शराब की दुकानें हैं, और ये सिर्फ कर्नाटक और आंध्रा जैसे स्टेट की बात है। अगर कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे बड़े स्टेट की बात करें तो देखिए शराब की दुकान पर कितनी भीड़ रही होगी। तो आप क्या सोशल डिस्टेंसिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अगर 3,40,000 सिर्फ 2 स्टेट से सड़कों पर होंगे, लाइनें लगा रखी होगी उन्होंने, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा? तो जो आपने इतना मेहनत की है, जो कोविड-19 के चलते लॉकडाउन किया है, पूरी मशीनरी लगी है, हमारे पुलिस वाले लगे हैं, तो हेल्थ वर्कर लगे हैं इसे कंट्रोल करने के लिए, तो उसका आपने इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? आप जितना जल्दी हो सके शराब की दुकानों को बंद कीजिए, नहीं तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख लेना, भगवान ना करे मेरी बात पूरी हो, अगर इस शराब की दुकानों को बंद नहीं किया गया और ये व्यवस्था फैलने दी गई तो कोविड-19 में जो कोरोना महामारी, जो कोरोना वायरस की जो कर्व है, वो जो फ्लैट हुई है वो फ्लैट नहीं रहेगी, वो ऊपर को चलना शुरू हो जाएगा। जो फ्लैट हुई, डाउनवर्ड नहीं हुई है अभी, ये ध्यान रखिएगा कि इस कर्व को ऊपर नहीं जाने देना है। इसके लिए लॉकडाउन ही एक रास्ता है। जितना जल्दी हो सके ये आदेश सरकार को वापस लेना चाहिए और सारी शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक धर्म है उसका पालन करें, उसको तोड़े नहीं। दूसरा मेरा मुद्दा यह है कि कोविड-19 के चलते जब भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया लॉकडाउन का, तो उस टाइम पर जो माइग्रेंट वर्कर थे वो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे। तो आज हम श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि ये भी एक भारत सरकार से एक चूक हुई है। जब कोविड-19 के चलते जब लॉकडाउन अनाउंसमेंट किया गया तो उस टाइम पर भी हम ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला सकते थे ताकि ये अव्यवस्था ना फैले और लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। तो यहाँ एक वाद विवाद की जो बात आ रही है वो है, विरोधी पार्टियां ये बोल रही हैं कि श्रमिकों से पैसा लिया जाएगा किराए का, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और दूसरे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, 85% रेलवे वहन करेगा और बाकी 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये एक गलत बात है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ दोस्तों, मैं राष्ट्रभक्त जरूर हूँ, मैं रक्षा सैनिक रहा हूँ, लेकिन मैं किसी की झूठी बात की हामी नहीं भरूँगा। आप देखिए, मोदी सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक लेटर लिखा, ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर का नंबर है ऑर्डर नंबर 40-3/2020 DM1A डेटेड 1 मई।
तो 1 मई का ये ऑर्डर है। इसके आधार पर रेलवे मिनिस्ट्री ने एक दूसरा लेटर इशू किया और उसमें कुछ चीज़ें लिखी। ये लेटर जो है रेलवे बोर्ड में जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने साइन किया, रेलवे का जो लेटर है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये गाइडलाइंस रहेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने के लिए। उन्होंने उसमें लिखा कि 1200 के आसपास पैसेंजर होंगे एक ट्रेन में, और ये भी लिखा कि 1200 किलोमीटर से ज़्यादा का अगर सफ़र है किसी का तो एक टाइम का उनको खाना भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मेन विवाद का मुद्दा है इस लेटर के, रेलवे मिनिस्ट्री का जो लेटर नंबर मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेटर नंबर DTP/2020 डेटेड करेक्शन DTP/2020/05/17 डेटेड 2 मई 2020। इस लेटर में उन्होंने ये लिखा कि श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन चलेंगी, इस लेटर के पैरा नंबर 11C में ये मेंशन किया गया कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी जिस राज्य से वर्कर्स जाएंगे उस राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो लिस्ट बनाकर रेलवे मिनिस्ट्री को दे, और रेलवे से टिकट प्रिंट होंगे और वो उस स्टेट को देंगे जिस स्टेट से श्रमिक जाएंगे। वो स्टेट उनकी मेडिकल चेकअप करेगा और वे टिकट जिस राज्य के वे श्रमिक हैं उस राज्य के अधिकारियों को देंगे। उस राज्य के अधिकारी भी अपने पैसेंजर्स को देंगे और पैसेंजर से पैसा लिया जाएगा और वो पैसा लेके वो रेलवे मिनिस्ट्री को, रेलवे के पास जमा होगा। तो इस लेटर के पैरा 11C में ये क्लियरली मेंशन है। तो अगर आपके रेलवे ने कोई गलती की है, कोई लेटर बनाया है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और ये इसको सुधार करना चाहिए। टीवी पर आकर डिबेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने गलती किया तो उसको सुधारिए, आप सबके सामने कहिए कि हाँ ये क्षमा कीजिए, ये भूल हुई है, और इस लेटर को वापस विड्रॉ कीजिए और सही डायरेक्शन दीजिए। तो मेरा यही कहना है कि हिंदुस्तान के जनता आपके साथ है, लेकिन आपको सही नीतियों पर चलते हुए, जिस तरह अभी तक कोविड-19 को आपने कंट्रोल किया है, इसको कंट्रोल करने के लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करवाइए। पालन करवाने के लिए सिर्फ ये नहीं कि पुलिस वाले हमारे जो भाई सड़कों पर खड़े हुए डंडा डंडों से पीट कर लोगों को सड़कों से हटाएंगे, सिर्फ उतना ही काफ़ी है। इतना काफ़ी नहीं है, इसके लिए सरकार की नीतियाँ भी काफ़ी जिम्मेदार होंगी। जैसे कि मैं शराब की दुकानों की बात की, तो आपसे सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, भारत सरकार से, राज्य सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इस जो क्वेश्चंस हैं इन पर ध्यान देते हुए शराब की बिक्री बंद हो और श्रमिकों का इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनको कोई तकलीफ ना हो, और हम सब आपके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोविड-19 पर जल्दी कंट्रोल हो, हमारा जो लॉकडाउन है वो जल्दी ख़त्म हो, सब अपने अपने काम में लगें। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे रेड कलर का जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और मेरी वीडियो नोटिफिकेशंस आपके पास जाते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।